वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज है 9 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार। आपका दिन शुभ हो। जिनका भी आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अग्रिम शुभकामना। आप चाहे जब मनाएं तो मेरी तरफ से। अब आज हम देख लेते हैं 9 अप्रैल 2026, दिन गुरुवार और का करंट अफेयर हम फिर देखेंगे। 15 या 20 मिनट समय हो रहा, 8:25 AM 9 अप्रैल को। तो वीडियो आपको कुछ समय बाद मिलेगा। नमस्ते। आज 9 अप्रैल 2026 की मुख्य खबरें और ऐतिहासिक जानकारी नीचे दी गई हैं। करंट अफेयर आज की मुख्य खबरें। पश्चिम एशिया में युद्ध विराम। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमति बनी है। मात्र 14 दिनों के लिए युद्ध विराम रोक दिया गया है, तो सहमति बन गई है। भारत ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्र में अस्थायी शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। RBI की नई मौद्रिक नीति। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपनी रेपो अभी आज मैं जल्दी से ज़्यादा मैं प्रयास करूँगा। मैं ट्राईपॉड तो ले ही लूँ, तो रुपया लगा दूँगा आज रुपया, क्योंकि मुझे मोबाइल स्टैंड करने में कुछ समस्या आ रही थी, तो मैं पैसा आज लगा देता हूँ। तो आप लोग आर्थिक सहयोग देना चाहें तो आप मेरे नंबर पे भी 8840404690 पे उसका आपका 10x दिया जाएगा, आपको अधिक दिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने रेपो रेट 5.25% पर बरकरार रखा है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। खेल। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए चीन के ली सीफेंग को मात दी है। वहीं शूटिंग में पलक गुलिया और मुकेश नेलवल्ली ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। पॉलिटिक्स, राजनीति देख लेते हैं। विधानसभा चुनाव 2026। आज भारत के कई राज्यों में मतदान का दिन है, तो मतदान आप ज़रूर करिए। तो आप ये मतदान के लिए आप पहुँचें, तो पहुँचना है कहाँ? असम राज्य के निवासी केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तो ये आपका मतदान आपका भविष्य, ये स्लोगन होता है ECI का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपने मतदान जरूर करना है। केरल में चुनाव के कारण आज बैंकों और सरकारी कार्यालयों में अवकाश है। पड़ोसी देशों में संबंध। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने भारत का दौरा किया और एस जयशंकर ने मुलाकात कर बांग्लादेश फर्स्ट नीति पर चर्चा की। हम अगले आने वाले फ्यूचर में अपना स्टूडियो सेटअप करने वाले हैं, तो आपकी शुभेच्छा चाहते हैं। तो जल्दी से हमें कहीं भागना दौड़ना ना पड़े, और हम करेंगे 6 बजे से 8 बजे के बीच में करंट अफेयर, साइंस, टेक, इकोनॉमी या जो भी आप गणमान्य लोग बता देंगे, राजनीति जो भी प्रतियोगी छात्रों के लिए हैं उसको हम शामिल करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक। मिशन मित्रा ISRO इसरो लद्दाख के लेह में मिशन मित्रा का समापन कर रहा है। यह मिशन गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सिमुलेशन टेस्ट था, जिसमें अत्यधिक ऊंचाई, कम तापमान में उनकी मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति की जांच की गई। WHO ग्लोबल फोरम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा लियोन, फ्रांस में ग्लोबल फोरम ऑफ कोलैबोरेटिंग सेंटर्स का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज 9 अप्रैल अंतिम दिन है। इसकी थीम फ्यूचर ऑफ हेल्थ, स्टैंड ऑफ साइंस रखी गई है। टूगेदर ऑफ हेल्थ। आपका
आपका स्वास्थ्य, स्टैंड टू आपका साइंस, ये होगा हिंदी में। ग्लोबल ये है, आपने देख लेने का है। टूगेदर ऑफ हेल्थ, स्टैंड विद साइंस, यानी साइंस के साथ खड़े होइए। फेमस बर्थडे, आज जन्मे प्रमुख, फेमस बर्थडे, आज जिनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की अग्रिम शुभकामना। तो हम जन्मदिन विशेष रूप से आज जन्मे प्रमुख व्यक्तित्व, राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल को हुआ था 1893। महापंडित के नाम से प्रसिद्ध हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और घुमक्कड़ शास्त्र के जनक। तो हम जन्मदिन की शुभकामना देते हैं राहुल सांस्कृत्यायन के चाहने वालों को। आज देखिए फिर से भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री, वो हमने कुछ दिन पहले पढ़ दिया था 3 अप्रैल को उनका जन्मदिन, लेकिन विशेष रूप से जया बच्चन जी का जन्मदिन आज है 9 अप्रैल को। 1948 को जन्म हुआ था। भारतीय सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ, ये इनका जन्म है। जन्मदिन की शुभकामना। क्रिस्टन स्टीवर्ट का जन्मदिन है। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री ट्यूलाइट फेम, 1990 में इनका जन्म हुआ था। डेनिस क्वेड का जन्मदिन है, 1954 में जन्म हुआ था, प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेता हैं। हिस्ट्री, आज का इतिहास है। आज का इतिहास 9 अप्रैल 2 का है। 1783 में टीपू सुल्तान ने बेदनोर से ब्रिटिश सेना को खदेड़ कर उस पर कब्जा किया था। 1860 का है दिन, दुनिया में पहली बार इंसानी आवाज़ की रिकॉर्ड की गई। 1860 में दुनिया में पहली बार इंसानी आवाज़ की रिकॉर्डिंग की गई। फ्रांसीसी आविष्कार एडुआई लियोन स्कॉट डी, ये द्वारा इनके हुआ। 1967 दुनिया के सबसे लोकप्रिय विमान बोइंग 737 ने अपनी पहली उड़ान भरी। बोइंग का इतिहास काफ़ी बुरा है, तो इन्होंने उड़ान भरी, शुभकामना। 2005 ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने कैमिला पार्कर बाउल्स से विवाह किया। तो हम देख ले हैं आज की प्रमुख एशिया, ये विराम देख लेते हैं। एशिया युद्ध विराम, बिल्कुल 1 सेकंड में आ जाएगा। पश्चिम एशिया, मिडिल ईस्ट में हालिया तनाव के बीच 9 अप्रैल 2026 तक की स्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। यहाँ इस शांति प्रक्रिया और युद्ध विराम से जुड़ी मुख्य बातें दी गई हैं। युद्ध विराम का मुख्य घटनाक्रम, तो मध्यस्थता। इस युद्ध विराम में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच एक प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। पिछले कुछ महीने से चल रहे भारतीय तनाव के बीच यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। अवधि, वर्तमान में यह 2 सप्ताह यानी 14 दिनों का एक अस्थायी युद्ध विराम है। इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय सहायता, ह्यूमैनिटेरियन को प्रभावित क्षेत्रों पर पहुंचाया और दीर्घकालिक शांति के लिए बातचीत का रास्ता खोलना है। भारत का रुख देख लेते हैं। भारत ने इस शांति पहल का पुरजोर समर्थन किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि यह कदम न केवल पश्चिम एशिया बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार मार्ग ट्रेड रूल्स के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका प्रभाव क्या होगा? तेल की कीमतें, युद्ध विराम की खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतों में हल्की गिरावटें देखी गई हैं। युद्ध विराम खत्म हो जाएगा तो तेल का आयात भारत में या और देशों में आने लगेगा, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए राहत की बात है। क्षेत्रीय स्थिरता, ईरान और अमेरिका के बीच सीधे संवाद की संभावना बढ़ने
से लेबनान और यमन जैसे क्षेत्रों में भी हिंसा कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। चुनौतियां क्या हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि यह युद्ध विराम अभी कांच की तरह नाजुक है और अगर दोनों पक्षों में से किसी ने भी शर्तों का उल्लंघन किया तो स्थिति फिर से बिगड़ सकती। आगे क्या है? अगले 10 दिन में ओमान और कतर में एक उच्च स्तरीय बैठक होने की संभावना है, जहां इस अस्थायी युद्ध विराम को एक स्थायी शांति समझौते परमानेंट पीस में बदलने की चर्चा है। बहुत बढ़िया। अगर आप इसे में गहराई से तो देखिए क्या कहते हैं। अब आज देख लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग का मैच है। T20 15 से 70 में है KKR और LSG। ये होगा निश्चित रूप से आज 9 अप्रैल 2026 की उन खबरों को विस्तार से नज़र डालते हैं जिनमें आपकी रुचि है। सोने और चांदी के भाव, बिहार और पटना की जांच लेते हैं। आज बाजार में कीमतों में काफ़ी बदलाव देखा गया है। पटना और आसपास के क्षेत्रों जैसे छपरा के लिए ताज़ा भाव इस प्रकार हैं। चांदी सिल्वर, आज चांदी की कीमत 2,60,100 रुपये प्रति किलो है। कल के मुकाबले इसमें 100 रुपये की मामूली बढ़त देखी गई है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2601 है और सोना गोल्ड प्राइस है 24 कैरेट का है 15,388 प्रति ग्राम। 153,880 प्रति 10 ग्राम ये रेट होता है। 22 कैरेट सोने का मूल्य है 14,106 प्रति ग्राम और 10 ग्राम की कीमत है 1,41,060 प्रति 10 ग्राम। पश्चिम बंगाल चुनाव का देख लेते हैं। बंगाल की राजनीति आज काफ़ी गरमाई हुई है। मुख्य अपडेट हैं नामांकन नॉमिनेशन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल 8 अप्रैल भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल कर दिया, तो इनको नामांकन दाखिल करने की शुभकामना। विपक्ष का मोर्चा, बीजेपी की ओर से शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। देखें क्या होता है। मतदान की तारीख, याद रखें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव 2 चरणों में होंगे, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। आज 9 अप्रैल केवल असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान हो रहा है। IPL की खबरें देख लेते हैं। IPL 2026 आज का मुकाबला। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज एक बड़ा मैच है। मैच कोलकाता नाइट राइडर्स KKR बनाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स LSG शाम 7:30 को होगा। स्थान होगा ईडन गार्डन, कोलकाता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चलते हैं। विज्ञान एक तकनीक। इसरो का गगन टेस्ट लेह लद्दाख में चल रहा मिशन मित्रा आज संपन्न हो रहा है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को बेहद ठंडे और कम ऑक्सीजन वाले माहौल में रहने का अभ्यास कराया गया। डिजिटल हेल्थ WHO के वैश्विक मंच पर आज स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सुरक्षित उपयोग को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। तो हम और देख लेते हैं क्या है। निश्चित रूप से आज के दिन जुड़ी कुछ और ख़ास और दिलचस्प जानकारी यहाँ दी गई है। पश्चिम बंगाल चुनाव नहीं देखेंगे। IPL भी देखा जा चुका है। इतिहास के पन्ने देख लेते हैं। आज के दिन कुछ ऐसी घटनाएं जिन्हें दुनिया बदली। प्रथम विश्व युद्ध 1917। आज ही के दिन बैटल ऑफ एरास शुरू हुई थी, जो इतिहास की बड़ी लड़ाइयों में से एक है। नागरिक अधिकार 1866। अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट 1866 पारित हुआ था, जिसने अभी अमेरिका को नस्ल की परवाह किए बिना समान अधिकार दिए। तो आप राहुल सांस्कृतिक जयंती उन्हें
उन्होंने अपनी घुमक्कड़ के दौरान हजारों दुर्लभ पांडुलिपियों की खोजा था, जिन्हें वे तिब्बत से खच्चरों पर लाद कर भारत लाए थे। तो हम राहुल संस्कृतायन जी की रचना को देखेंगे, पूरी रचना देख लेते हैं। समय आप चाहे जितना लगे। साहित्य और शोध के प्रति उनका एक समर्पण आज भी लेखक के लिए। तो हम जानते हैं राहुल संस्कृतायन। तो आज उनकी जयंती पे हम उनको शुभकामना प्रेषित करते। राहुल संस्कृतायन यानी घुमक्कड़ 9 अप्रैल 1893, 14 अप्रैल 1863 इनका स्वर्ग हुआ था, यह जीवन काल था। को हिंदी साहित्य का महापंडित कहा जाता है। आज उनकी 133वीं जयंती है। वे केवल एक लेखक नहीं बल्कि एक महान यात्री, इतिहासकार, बौद्ध विद्वान और बहुभाषी भाषाविद थे। तो बहुत ही महाज्ञानी थे हमारे राहुल संस्कृतायन जी। उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातें। घुमक्कड़, ये मुझे लग रहा मेरे कुछ आलम मोहम्मद बता रहे थे राहुल संस्कृतायन जी का जन्म आजमगढ़ में ही हुआ था, तो हम बाद में क्लियर कर लेंगे। घुमक्कड़ी के जनक राहुल जी का मानना था कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं बल्कि दुनिया देखने से मिलता है। उन्होंने अथातो घुमक्कड़ी जिज्ञासा जैसी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने घुमक्कड़ी को एक शास्त्र के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 45 साल यात्राओं में बिताए, 45 ईयर। अब आप उसमें उनके जीवन काल से देख लीजिएगा। तिब्बत की यात्रा और लुप्त पांडुलिपियाँ उनकी सबसे साहसिक उपलब्धि उनकी तिब्बत यात्राएं थी। उस समय तिब्बत में विदेशियों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए वे एक बौद्ध भिक्षु के वेश में वहाँ गए। तो बौद्ध भिक्षु बन गए तो उन्हें प्रवेश मिल गया। वे वहाँ से 22 खच्चरों पर लाद कर हजारों दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियाँ, चित्र और ग्रंथ वापस भारत। बहुत ही आभार है ये हमारे राहुल जी का कि 22 खच्चरों पर उन्होंने ऐसा साहसिक कदम उठाया कि 22 खच्चरों पर आपने चित्र और ग्रंथ वापस लाएं संस्कृत पांडुलिपियों और भारत को फिर से पुनः विश्वगुरु बनाने का चाह आपने रखा था। अगर राहुल जी ने वे ग्रंथ नहीं बचाए होते तो भारतीय इतिहास और बौद्ध दर्शन का एक बड़ा हिस्सा हमेशा के, तो इनका बहुत आभार। प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। उन्होंने लगभग 150 से अधिक किताबें लिखी, 150। उनकी कुछ सबसे प्रभावशाली कृतियां हैं। बोलगा से गंगा, ये रचना बहुत ही नामवर है, मशहूर है। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह। तो हमें ये प्राप्त करना है। हम अपनी एक पुस्तकालय बनाएंगे, डिजिटल पुस्तकालय। तो आपने मैं भूल जाऊं तो आप बता दीजिएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पर PDF करूँगा। यह उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह जो मानव सभ्यता के विकास को दर्शाती है। दिग्दर्शन दर्शन शास्त्र का एक अनूठा ग्रंथ। मध्य एशिया का इतिहास, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बहुभाषाविद, पोलोगोट्स यही होता है। राहुल संस्कृतायन को 36 से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। इनमें हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के अलावा तिब्बती, रूसी, सिंहली, फ्रेंच और अंग्रेजी जैसी भाषाएं शामिल थी। सम्मान, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। वे बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम केदारनाथ पांडे से बदलकर राहुल संस्कृतायन रख लिया। तो ये विशेष नाम आपने, अगर कोई पूछे राहुल संस्कृतायन का मूल नाम क्या है तो केदारनाथ पांडे। एक प्रसिद्ध पंक्ति, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो हम दोबारा से बोल देते हैं, काफ़ी है। तो मेरे आजमगढ़ के दोस्त सभी को, आपको राहुल संस्कृतायन जी आपके यहाँ जन्मे हैं तो आप उनकी जन्मदिन मनाइए।
सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो आज उनकी जयंती पर उन्हें याद कर हमें अपनी जड़ों और दुनिया की जानने के प्रति उत्साहित करता है। क्या आप उनकी किसी विशेष यस हम बोलगा से गंगा कर लेते हैं। तो हम बोलगा से गंगा देख लेते हैं। निश्चित रूप से उनकी सबसे कालजयी प्रकृति बोलगा से गंगा के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। यह केवल कहानियों का संग्रह नहीं बल्कि मानव सभ्यता के 8000 वर्षों से क्रमिक विकास का एक अद्भुत दस्तावेज है। बोलगा से गंगा एक यात्रा 6000 ईसा पूर्व से 1942 ईस्वी तक। इस पुस्तक में 20 कहानियां हैं जो रूस की बोलगा नदी से शुरू होकर भारत की गंगा नदी तक आर्यों और मानव समाज के सफ़र को दिखाती है। सभ्यता का विकास। राहुल जी ने दिखाया है कि कैसे मनुष्य अपने मातृसत्तात्मक जहाँ माता मुखिया होती थी समाज में रहता था और धीरे धीरे पितृसत्तात्मक समाज और सामंतवाद की ओर बढ़ा। भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। कहानियाँ मध्य एशिया के ठंडे मैदानों से शुरू होकर भारत के उपजाऊ मैदानों तक पहुँचाई जाती है। प्रमुख कहानियाँ इसमें निशा, दिवोदास, प्रभा और सुपर्ण जैसी कहानियाँ शामिल हैं। दोबारा से हम बोल देते हैं। प्रमुख कहानियाँ हैं, निशा है, दिवोदास है, प्रभा है, सुपर्ण है और ये प्रमुख कहानियाँ हैं जो अलग अलग युगों की राजनीति और राजनीतिक प्रेम और संघर्ष को दर्शाती हैं। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यदि आप इतिहास के दर्शन में रुचि रखते हैं तो उनकी ये पुस्तक भी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी लद्दाख यात्रा, तो इनकी पुस्तक हम देखेंगे। इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों और वहाँ की संस्कृति का सजीव वर्णन किया है। दिग्दर्शन। इसमें उन्होंने विश्व के तमाम दर्शनों जैसे भारतीय, यूनानी, इस्लामी, पाश्चात्य और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है जीने के लिए। यह उनका एक सामाजिक उपन्यास है जो तत्कालीन समाज की विसंगतियों पर प्रहार करता है। राहुल जी की कार्यशैली। वे अक्सर जेल यात्राओं के दौरान अपनी किताबें, तो राहुल जी को जेल भी हुआ था, तो ये दुखद घटना भी है। तो संघर्ष न जिनके जीवन में कुछ है ऐसे कहानियाँ। हम इनके लिए कुमार गौरव का हम बोल देते हैं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल के आसान किया। जब ठान लिया तो ठान लिया। राहुल जी को समर्पित ये मेरी स्मरण से। वे अक्सर जेल यात्राओं के दौरान अपनी किताबें लिखा करते थे। उनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हजारीबाग अन्य जेलों में लिखी गई जहां उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंद किया गया था। तो हम आज राहुल जी का पूरा व्यू देख लेते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन की बोलगा से गंगा पहली कहानी निशा लगभग 6000 ईसा पूर्व का सारांश बहुत ही दिलचस्प है। यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब मनुष्य कबीलों में रहता था और समाज की बनावट और आज से बिल्कुल अलग थी। निशा कहानी का सारांश। मातृसत्तात्मक समाज। कहानी का मुख्य केंद्र एक कबीला है जिसकी मुखिया एक स्त्री है। उस समय परिवार का नाम माता से चलता था। प्रकृति से संघर्ष। यह कहानी दिखाती है कि कैसे आदिमानव गुफाओं में रहता था, पत्थर के हथियारों का उपयोग करता था और आग को एक पवित्र और चमत्कारी चीज़ मानता था। तो हम अग्नि देवता का उस समय विशेष महत्व था। सामूहिक जीवन। उस समय निजी संपत्ति का कोई विचार नहीं था। जो भी शिकार या फल मिलते थे
वे पूरे कबीले के होते थे। तो एक सामूहिक रूप से उनका जीवन शैली था। निशा का चरित्र, निशा उस कबीले की एक साहसी कन्या है। कहानी उसके माध्यम से दिखाती है कि कैसे उस युग में मानव संबंधों में सहजता थी और जीवन का एकमात्र उद्देश्य जीवित रहना और कबीले की रक्षा करना था। यात्रा वृत्तांत देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा उनका है। जैसा कि आपने पहले भी राहुल जी के बारे में रुचि दिखाई, उनकी तिब्बत यात्रा किसी रोमांचक फिल्म जैसी है। वे भिक्षु बनकर तिब्बत गए क्योंकि तब वहाँ भारतीयों के लिए मनाही थी, तो मना था भिक्षुओं के लिए। गौतम बुद्ध ने दरवाज़ा खोल रखा था। उनका यह काम आज भी भारतीय और बौद्ध इतिहास की सबसे बड़ी खोज माना जाता है। आज का विशेष अपडेट, वेस्ट बंगाल चुनाव। चूँकि आज चुनाव का माहौल बंगाल से जुड़ी हम नहीं देखेंगे। आज 9 अप्रैल को बंगाल में कई राजनीतिक रैलियों के साथ मतुआ समुदाय के बीच प्रचार तेज हो गया है, जो उत्तर 24 परगना के क्षेत्र में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो हम देखते हैं, बोलगा से गंगा ही देख लेते हैं। बिल्कुल देखते हैं। राहुल सांस्कृतायन की कालजयी कृति बोलगा से गंगा की यात्रा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आज की ताज़ा स्थिति और इस महान ग्रंथ की कुछ और प्रमुख कहानियों का मेल यहाँ। हाँ, ये इसमें ध्यान रखना है कि हम जो आपको सीधे नहीं कह पा रहे हैं तो हमें क्षमा कर दीजिए। हम पहले से पूर्व में तैयारी नहीं किए हैं। अब जैसे हमें कोई श्लोक बोलना होता तो बोल देते, याद करके बोल देते, लेकिन हमें आप क्षमा करिए। हम हाँ, एक और बात करें, हम अपने लिए वीडियो बना रहे हैं, ये भी ध्यान करना है। हाँ, आप देखते हैं, आपको मुबारक है। आप नहीं देख, जो हमें छोड़ के जा रहे हैं उनको भी मुबारक है। बोलगा से गंगा की 2 महत्वपूर्ण कहानियाँ। प्रभा 50 ईस्वी। यह कहानी कुषाण काल की है और इसमें प्रसिद्ध नाटककार अश्वघोष का वर्णन है। तो अश्वघोष जो है बौद्ध धर्म के महान भिक्षु हुए हैं। कहानी दिखाती है कि कैसे भारतीय और यूनानी संस्कृतियां आपस में मिल रही थी। इसमें बौद्ध धर्म के उस उदार पक्षों का दिखाया गया है जहां भगवान बुद्ध कहते हैं कि धर्म एक नाव राफ्ट की तरह है, जिसे पार करने के लिए इस्तेमाल करो, सिर पर ढोने के लिए। बिल्कुल धर्म है, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। ये मूल संदेश जो है निरंकारी मिशन का है। तो आपने जोड़िए, धर्म ना ऊंचा है ना नीचा है। धर्म तो धर्म है। दिवोदास, यहाँ से समाज में दिवोदास का ये हुआ था प्रकाशन 1800 ईस्वी में। यहाँ ये रचना है। यहाँ से समाज में बदलाव शुरू होता है। यह कहानी कबीलाई जीवन से हटकर धीरे धीरे राजाओं और साम्राज्यों की स्थापना की ओर बढ़ती है। इसमें दिखाया गया कि कैसे धातुओं, विशेषकर लोहा की खोज ने इंसानों के बीच ऊंच नीच और शक्ति के संघर्ष का जन्म दिया। आज का बाजार हमने देख ही लिया है, पश्चिम बंगाल देख लिया है। आज हम देख लेते हैं, फिर से आज का समाचार भूलिए मत। आज आपको भूलना नहीं है KKR वर्सेज LSG का मुकाबला 7:30 ईडन गार्डन से लाइव होगा। आज का ये प्रमुख है खिलाड़ी जो हैं, विशेष खिलाड़ी जो है रिंकू सिंह या KL राहुल के प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। बोलगा से गंगा की अगली कड़ी आम्रपाली और बुद्ध का युग। जैसा कि आप कहानियों में रुचि ले रहे हैं, इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है आम्रपाली। वो आम्रपाली एक्टर नहीं, भोजपुरी वाली। 490 ईसा पूर्व वैशाली की गणतंत्र। यह कहानी हमें बिहार की ऐतिहासिक धरती और वैशाली ले जाती है। राहुल जी
ने इसमें दिखाया है कि कैसे उस समय लिच्छवी गणतंत्र काम करता था, जो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में से एक है। बदलाव की लहर देखते हैं। इसमें प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली और भगवान बुद्ध का मिलन दिखाया गया है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि कैसे बुद्ध के विचारों ने समाज की, हम एक और बात करेंगे, मेरे परिवार से लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं, तो आपको भी आभार कि आप ऐसे ही देख लीजिए करिए। हाँ, हम अपने अनुज सत्यानंद सागर को कहेंगे, उनका बहुत आभार कि वो हमें गाइड कर देते हैं कि भैया इस पे वीडियो बनाइए। उनका लाइक, कमेंट और शेयर बना रहता है। तो भैया आपका भाई आगे वाले फ्यूचर में आपके लिए कुछ करेगा। बदलाव की लहर, इसमें प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली और भगवान बुद्ध का मिलन दिखाया गया है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि कैसे बुद्ध के विचारों ने समाज की पुरानी और जड़ हो चुकी परंपराओं को चुनौती दी है। कन्हैया 1942 यह पुस्तक की आखिरी कहानी है, जो आज़ादी के आंदोलन और महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौर की है। यह वोल्गा से शुरू हुई 8000 साल की यात्रा को आधुनिक भारत के संघर्ष से जोड़ती है। हम अपने भैया JP त्रिपाठी जी का आभार कहेंगे। उन्होंने मुझे कमेंट करके कहा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आप लगे रहिए, आप सतत विकास पे जाएंगे। तो हम अपने भैया गुरुजी JP त्रिपाठी जी का आभार करेंगे कि उन्होंने मुझे सराहा। हमने ये देख लिया। आज के प्रमुख जन्मदिन और इतिहास देख लेते हैं। जया बच्चन जी का आज जन्मदिन है, भारतीय सिनेमी हैं। इनको गुड्डी और मशहूर अभिनेत्री, इनका हमने जयराम रमेश ये हम अर्थशास्त्री हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, तो इनको भी जन्मदिन की शुभकामना। तो हम जयराम रमेश जी का देख लेते हैं। काफ़ी ये नेशनल कांग्रेस के जयराम रमेश, जन्म 9 अप्रैल 1954। भारतीय राजनीति के उन गिने चुने व्यक्तियों, बहुत ही प्रभावशाली और मानव कल्याण के लिए काम करते हैं, गिने चुने व्यक्तियों में से हैं, जो न केवल एक राजनेता बल्कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक्स, लेखक और पर्यावरण प्रेमी भी हैं। आज वे अपना 72वां जन्मदिन मना, तो 72 वर्ष की आयु में साहब आप ऐसे ही 72 और करिए, मेरी तरफ से अनंत शुभकामना। उनके जीवन और व्यक्तित्व के कुछ खास पहलू यहाँ दिखाई। शैक्षणिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, एजुकेशन देख लें। जयराम रमेश की शिक्षा बेहद प्रभावशाली रही। उन्होंने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है। इसके बाद कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी की डिग्री ली है, तो हम इनको भी आभार करेंगे। एक हमारे हैं, उन तो डिग्री दिखाएंगे ही नहीं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। राजनीतिक कैरियर और योगदान देखते हैं। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य होने के साथ साथ पार्टी के महासचिव संचार की जिम्मेदारी संभाली है। तो साहब को बहुत बहुत आभार। पर्यावरण और वन मंत्री, उनके कार्यकाल के दौरान भारत में राष्ट्रीय हरित अभिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना हुई, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ऐतिहासिक कदम था। ग्रामीण विकास, उन्होंने मनरेगा नरेगा के क्रियान्वयन और भूमि अधिग्रहण बिल, लैंड एक्वायरेशन बिल को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये समय रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में ये मंत्री थे। रणनीतिकार, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का एक प्रमुख थिंक टैंक माना जाता है। एक प्रखर लेखक भी हैं। जयराम रमेश अपनी बेबाक लेखनी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास और राजनीति पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। दी लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध के जीवन पर आधारित एक विस्तृत अध्ययन किया है। तो हम साहब को आभार करते हैं, इन्होंने बुद्ध के जीवन पर लिखा है। तो हम प्रयास करेंगे डिजिटल फॉर्म में आपको यूट्यूब पे
उस पुस्तक का सारांश बता देंगे। इंदिरा गांधी ए लाइट ऑफ नेचर। इंदिरा गांधी के पर्यावरण प्रेम पर आधारित उनकी प्रसिद्ध जीवनी भी उन्होंने लिखा है। इंटरवाइल्ड लाइन पीएन हक्सर और इंदिरा गांधी के संबंध पर आधारित पुस्तक है, इनके लिखा है इन्होंने। दिलचस्प बातें यह हैं, वे बेहतरीन अंग्रेजी शब्दावली, बहुत ही बढ़िया, वे बेहतरीन अंग्रेजी शब्दावली और सटीक तर्कों के लिए जाने जाते हैं। शशि थरूर के बाद ये दूसरे होंगे। तो जो राजनीति में आने से पहले वे योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन और प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो ये साहब बहुत ही माननीय गणमान्य जी का जन्मदिन है। तो हम साहब के जन्मदिन पे एक गीत गाएंगे कि साहब आपको अभी मुझे याद आ जाएगा। बार बार ये दिन आए, बार बार ये दिल गहाए, आप जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जयराम रमेश जी को हम जन्मदिन की शुभकामना प्रेषित करते हैं। जयराम ये राजनीतिक सत्ता के लिए नहीं, बल्कि हाँ, इन्होंने एक है, जयराम रमेश का मानना है कि राजनीति को केवल सत्ता के लिए नहीं बल्कि ठोस नीतिगत बदलावों, पॉलिसी चेंजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आज उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। क्या आप उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, ये हम देख लेते हैं। उनकी पुस्तक तो बुद्ध से ही, आज जिन गणमान्य लोगों को हम देख रहे हैं वो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोगों का जन्मदिन है। तो जन्मदिन की अनंत शुभकामना। निश्चित रूप से जयराम रमेश की एक बहुत ही चर्चित और दिलचस्प पुस्तक इंदिरा गांधी ए लाइट ऑफ नेचर के बारे में विस्तार से बात करते हैं कि यह साहब थोड़ा सा आप बोलना चाहें तो आ जाएं। यह किताब राजनीति से हटकर एक अलग ही दृष्टिकोण से पेश करती है। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन द नेचर, प्रकृति प्रेमी इंदिरा। जयराम रमेश ने इस पुस्तक में इंदिरा गांधी के उस पक्ष को उजागर किया है, अभी हम शामिल करेंगे, महंत जी का कुछ बताएंगे, उजागर किया है कि जिसे दुनिया कम जानती है। पर्यावरण रक्षक वे बताते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी ने 1970 के दशक में जब दुनिया केवल विकास की बात कर रही थी तो भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 जैसे कानून लगा। बिल्कुल, प्रोजेक्ट टाइगर भी पूछा जाता है प्रतियोगी छात्रों के लिए कि कब लाया गया है, तो 1973 इसमें बताया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 बताया जा। साइलेंट वैली आंदोलन, केरल की साइलेंट वैली को नष्ट होने से बचाने में उनकी भूमिका को जयराम रमेश ने पहली खूबसूरती से दर्शाया है। निजी पत्र, पुस्तक में उनके द्वारा लिखे गए पन्नों का जिक्र है जिनमें पता चलता है कि वे पहाड़ों, पक्षियों, जंगलों से कितना गहरा लगाव रखते हैं। आज का राजनीतिक अपडेट हम नहीं देखते हैं, हम अब वीडियो की समाप्ति पर बढ़ रहे हैं। हम 9:15 पे बंद करेंगे। इस समय हो रहा है 9:03 AM। द लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति, यह जयराम रमेश की एक बहुत ही अनूठी कृति है। इसमें उन्होंने बुद्ध के जीवन पर नहीं बल्कि सर एडविन अनार्ड द्वारा 1879 में लिखी गई इसी नाम की एक महाकाव्य कविता के प्रभाव पर शोध किया है। प्रभाव, जयराम रमेश बताते हैं कि कैसे इस
कविता ने स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तियों को बुद्ध की ओर आकर्षित किया। बोध गया और पुनरुद्धार। इस पुस्तक में यह भी बताया गया है कि बोध गया और महाबोधि मंदिर को उसके वर्तमान स्वरूप में लाने और उनके संरक्षण के पीछे एक एडविन अनार्ड के क्या प्रयास थे। पश्चिम बंगाल चुनाव वोट चोरी का विवाद भी हम नहीं देखेंगे। लुंगी हुई कम से कम 150 लुंगी हुई हमसे गया तक खरीद जाने उन्हें हाथा मारिए सारा बटो ले गया सारी नियम तो फर्जी चला होती है नहीं फर्जी वाले पकड़ गया। निश्चित रूप से राहुल सांस्कृत्याय की रचना। राहुल सांस्कृत्यायन जिन्हें महापंडित की उपाधि दी गई। राहुल सांस्कृत्यायन जिन्हें महापंडित की उपाधि दी गई, हिंदी साहित्य के एक असाधारण लेखक थे। उन्होंने साहित्य की लगभग एक विधा, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा, वृत्तांत और दर्शन पर अपनी कलम चलाई। उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्गीकरण नीचे दिया गया है। कहानी संग्रह सबसे प्रसिद्ध बोलगा से गंगा, यह उनकी सबसे महान कृति मानी जाती है। इसमें 20 कहानियों के माध्यम से 6000 ईसा पूर्व से लेकर 1942 तक की मानव सभ्यता के विकास का है। कर्नैल की कथा, इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के संघर्ष को दिखाया गया है। सप्तमी के बच्चे, ग्रामीण जीवन और सामाजिक विसंगतियों पर आधारित कहानियाँ। यात्रा वृत्तांत, इनकी यात्रा कहानियाँ हैं। यात्रा वृत्तांत घुमक्कड़ी साहित्य में राहुल जी ने घुमक्कड़ी को एक धर्म की तरह माना है। उनके यात्रा संस्करण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। मेरी तिब्बत यात्रा, उनके तिब्बत प्रवास का रोमांचक वर्णन। मेरी लद्दाख यात्रा, लद्दाख के दुर्गम रास्तों और संस्कृति का परिचय। घुमक्कड़ शास्त्र, उन्हें घुमक्कड़ों के लिए बाइबल कहा जाता है। इसमें उन्होंने बताया कि यात्रा करना ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। रूस में 25 मास, सोवियत संघ के उनके अनुभवों का संग्रह। उपन्यास, सिंह सेनापति, वैशाली के गणतंत्र और उस समय की सैन्य व्यवस्था पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास। यौधेय गणराज्य के संघर्ष और विजय की गाथा। विस्मृत यात्रा, एक ऐसे यात्री की कहानी जो इतिहास की परतों में खो गया है, जीने के लिए सामाजिक समस्याओं और बदलाव की मांग करता उपन्यास। दर्शन और इतिहास, दर्शन और दिग्दर्शन, इसमें उन्होंने विश्व के तमाम दर्शनों, भारतीय, यूनानी, इस्लामी और पाश्चात्य का सरल भाषा में विश्लेषण किया। मध्य एशिया का इतिहास, इस 2 खंडों वाले विशाल ग्रंथ के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऋग्वैदिक आर्यों के इतिहास और उनकी संस्कृति का गहन शोध भी इन्होंने लिखा। आत्मकथा और जीवनी। मेरी जीवन यात्रा 5 खंड है। इसमें उन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव और अपनी वैचारिक यात्रा को विस्तार से लिखा है। नए भारत के नए नेता। तत्कालीन राजनीतिक हस्तियों से रेखाचित्र। राहुल जी के लेखन की विशेषता, उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी ताकत उनकी भाषा की सरलता और तथ्यों की सटीकता है। क्योंकि उन्हें 36 से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। 36 लैंग्वेज जानते थे महाज्ञानी पंडित राहुल यानी केदारनाथ पांडे जी। क्योंकि उन्हें 36 से अधिक भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए उनकी लेखनी में एक अद्भुत गहराई मिलती है। वे अक्सर कहते थे,
सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो जैसे तो ये हम देखते हैं, कॉपी हो जाए। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी पूरा। राहुल सांकृत्यायन जी की ये पंक्तियाँ राहुल सांकृत्यायन जी की पंक्तियाँ उस समय इंसान के लिए प्रेरणा उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो दुनिया की को अपनी आँखों से देखना चाहता है। यह प्रसिद्ध शेर दरअसल मीर तकीर मीर का कुछ संदर्भों में ख्वाजा मीर दर्द से प्रेरित माना जाता है। इसमें राहुल जी अक्सर अपनी धुमक्कड़ी के समर्थन में दोहराते थे। पूरा शेर उसका अर्थ इस प्रकार है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इसका असल अर्थ ये है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी, हे इंसान तू इस दुनिया की सैर कर, बाहर निकल और नई जगहों को देख। गाफिल का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो बेखबर या लापरवाह हो। यहाँ इसका अर्थ है कि दुनिया की खूबसूरती से अनजान ना रह। जिंदगानी फिर कहाँ, यह जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला, समय तेज़ी से बीत रहा है। ज़िंदगी अगर कुछ रही तो, अगर किस्मत से लंबी उम्र मिल भी गई तो नौजवानी फिर कहाँ। तो यह जोश, वह ऊर्जा और वह जवानी दोबारा नहीं लौटेगी जो एक यात्री के लिए ज़रूरी है। राहुल सांकृत्यायन और घुमक्कड़ी। राहुल जी का मानना था घुमक्कड़ी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपनी किताब घुमक्कड़ शास्त्र में लिखा है कि एक यात्री ही समाज को नई दिशा और विचार देता है। उनके अनुसार घर में कैद होकर रहने से बेहतर है कि कंधों पर झोला टांग कर अज्ञात रास्ते पर निकल पड़ा जाए। तो हम इस यात्रा में शामिल होंगे और आपको ब्लॉगिंग के माध्यम से दिखाएंगे कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। क्या आप इस घुमक्कड़ किताब के दिलचस्प रखते हैं? तो हम 4 मिनट और बचे हैं तो हम देख लेते हैं, मात्र 4 मिनट में देखेंगे। राहुल सांकृत्यायन की कालजयी पुस्तक घुमक्कड़ शास्त्र के केवल एक किताब नहीं बल्कि उन लोगों के लिए एक संविधान है जिन्हें घूमना पसंद है। राहुल जी ने इसमें घुमक्कड़ी के कुछ ऐसे नियम बताए हैं जो आज भी उतने ही सटीक हैं। यहाँ उनके द्वारा बताए गए कुछ दिलचस्प विचार और नियम दिए गए हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के प्रमुख नियम। पहला नियम है सबसे बड़ा धर्म। राहुल जी कहते थे कि दुनिया में जितने भी बड़े धर्मगुरु, सुधारक, वैचारिक हुए, जैसे बुद्ध, कोलंबस या डार्विन, वे सभी महान घुमक्कड़ थे। अगर वे एक जगह बैठे रहते तो दुनिया आज इतनी विकसित नहीं होती। दूसरा है कम सामान लंबी यात्रा। उनका कहना था एक असली घुमक्कड़ वह है जो अपना सारा सामान एक कंधे पर उठा सके। जितना कम बोझ होगा उतनी ही आसानी से आप दुर्गम रास्तों पे चल पाएंगे। तीसरा नियम होता उम्र का बंधन नहीं। हालांकि उन्होंने नौजवानी में घूमने पर जोर दिया, लेकिन उनका यह भी मानना था कि घुमक्कड़ी एक मानसिक अवस्था है। जब तक आपके अंदर नई चीज़ें देखने की जिज्ञासा है, आप जवान हैं। चौथा है नियम अस्थाई भाषा और संस्कृति। वे सलाह देते थे कि जहाँ भी जाओ वहाँ के लोगों की उन्हीं की भाषा में बात करने की कोशिश करो। वे खुद 36 भाषाएं इसलिए सीख पाए क्योंकि वे वहाँ जहाँ जाते थे वहीं के रंग में रंग जाते, जैसा देश वैसा भेष बना लेते थे। राहुल जी का सबसे साहित्यिक सफ़र ये नहीं लिखा था, हम जोड़ देते हैं।
सफ़र। तिब्बत यात्रा उनकी घुमक्कड़ी का सबसे बड़ा उदाहरण उनकी तिब्बत यात्रा है। छिपकर यात्राएं। उस समय तिब्बत में भारतीयों का जाना मना था। वे जान हथेली पर रख कर एक बौद्ध भिक्षु का वेश धर कर पहाड़ों के गुप्त रास्तों से वहां पहुँचे। ज्ञान की खोज। वे वहां घूमने नहीं बल्कि लुप्त हो चुके भारतीय ज्ञान को खोजने गए थे। वे वहां से हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां लेकर आए। हम पूर्व में बता चुके हैं कितनी पांडुलिपि ले आए, कितने खच्चर थे, तो आपको ये कमेंट बता देना है। जिन्हें उन्होंने गधों और खच्चरों पर लादकर भारत पहुंचाए। आज के ताज़ा खबर ये है, तो आज ये है पश्चिम। ममता बनर्जी ने आज अपनी रैली से घुमक्कड़ राजनीति, पैर में चोट के बावजूद राज्य भर का दौरा, अपने पुराने अंदाज को याद दिलाते हुए जनता से जुड़ने की कोशिश की। तो असम और केरल में वोटिंग आज देखिए, अभी ये जोड़ रहे हैं आज के ताज़ा चुनावी अपडेट 9 अप्रैल 2026। राहुल जी के सामाजिक विचारों का असर आज भी राजनीति में दिखता है। आज के चुनाव में मुख्य अपडेट यह है। असम और केरल में वोटिंग। आज सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। केरल में युवा मतदाता डिजिटल इकोनॉमिक रोजगार के मुद्दे पर उत्साहित दिख रहे हैं। हम दोबारा से सोना चांदी का ताज़ा भाव बता देते हैं। यह भाव है पटना और छपरा का। सोना 24 कैरेट है 1,56,097 प्रति 10 ग्राम। चांदी है 2,40,072 प्रति किलो। क्या आप ये है? तो आज के लिए आज इतना ही। तो आपका दिन शुभ हो। हम अभी प्रयास करेंगे कि हम कल का करंट अफेयर पढ़ दें, यानी 8 अप्रैल 2026 का। तो आप प्रयास रहेगा। तो आप आज के लिए इतना ही। आपको जन्मदिन की शुभकामना। आपका दिन शुभ हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये आपको कमेंट लिखना है। ये सूत्र हमने कहाँ से लिया है और इसका भावार्थ क्या है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।